हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको विजन आईएएस पीटी 365 के मैगजीन पढ़ा रहा हूँ, इन्वायरमेंट वाली। इसमें मैंने आपको जो है पिछली क्लासेस में जैविक कृषि और जो नेचुरल कृषि है उसके बारे में, जीरो बेस्ड नेचुरल कृषि है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। आज से शुरुआत करने वाले हैं एग्रो फॉरेस्ट्री से, कृषि वानिकी से शुरुआत होगी और इस वाले यूनिट को आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मात्र एक क्लास और लेगी, इसके बाद एक क्लास के बाद आपका पूरा इन्वायरमेंट वाली मैगजीन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सुर्खियों में क्यों रहा कि केंद्र सरकार ने जो है क्या किया कि कृषि वानिकी को बढ़ाने के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक फैक्ट शीट जारी की। क्या जारी की? एक फैक्ट शीट, डेटा जारी किया एक तरह से। और इसको किसने तैयार किया है? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किया गया। तो पहले तो बात आती है कि कृषि वानिकी क्या होता है, वो समझ लेंगे। इसके बाद हम लोग फैक्ट शीट देखेंगे। तो कृषि वानिकी यह होता है कि अगर कृषि वानिकी के तहत होगा क्या कि जो भूमि का एक हिस्सा होता है ना, एक निर्धारित हिस्सा होगा, उसमें कृषि और वृक्षारोपण जो होगा, कृषि कार्य, जैसे यहाँ पे धान भी बोया गया है और साइड साइड जो मेड़ है उस पर क्या हो, किसी बड़े पेड़ को जैसे सागवान वगैरह को लगा दिया जाए, मतलब उस प्रकार से क्या हो, वृक्षारोपण भी हो और कृषि भी हो। ये दोनों कार्य एक निर्धारित भूमि पर एक साथ हो। इसमें क्या शामिल होते हैं? तो घटक इसमें अगर शामिल होंगे, अगर कभी आपसे सवाल पूछे कि इसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं, तो फसल तो शामिल होगी ही, वृक्ष शामिल होगा ही, साथ साथ पशुधन भी इसमें, यानी आप क्या है इसमें पशुधन को भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो कृषि वानिकी के जो कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट, वो तीन होते हैं। एक तो उसमें फसल होगी कोई, दूसरा वन होगा और तीसरा जो है आपका जो पशु होंगे यानी पशुधन होंगे, जैसे गाय हो गया, ठीक है, बकरी हो गई, तमाम चीज़ें होगी, भैंस हो गई, तो कुछ भी आप जो है यहाँ पे पाल सकते हैं, भेड़ हो गया। ठीक, तो इसमें कृषि वानिकी प्रणालियाँ में अगर देखा जाए तो इसको तीन प्रकार से, इसमें अगर जो घटक हैं, घटकों के आधार पर अगर देखा जाए इसको तीन प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं। जब अगर फसल और वृक्ष सिर्फ रहेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एग्री सिल्वीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, अगर चारागाह भी है और वृक्ष है, ठीक, चारागाह और वृक्ष है तो उसको बोलेंगे सिल्वो पास्टोरल। ठीक है, पास्टोरल, सिल्वो पास्टोरल बोलेंगे। अगर उसमें फसल है, पशुधन है और वृक्ष तीनों है तो उसको बोलेंगे एग्रो सिल्वो पास्टोरल। ठीक है, तीनों चीजों को ध्यान देना है। अब इसके लाभ क्या होंगे? लाभ तो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछेगा नहीं, लेकिन आपको जानना है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है और एडॉप्टेशन में जो है यहाँ पे जो बढ़ोतरी होती है। तो जिसने जारी किया है ना, राष्ट्रीय भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, थोड़ा इसके बारे में जान लें, इसके बाद हम लोग जानेंगे। तो ये क्या है? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत क्या है, एक जो है ऑटोनॉमस परिषद है, स्वायत्त परिषद है, जो करता क्या है कि देश का जो भी वानिकी अनुसंधान होगा, शिक्षा होगा, उनकी आवश्यकताओं की देखरेख के लिए एक क्या है संगठन है, अम्ब्रेला संगठन। इसके अंतर्गत बहुत सारे संगठन आते होंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर यहाँ पे है आपका देहरादून में। ठीक है, तो इसने क्या डेटा जारी किया है? तो इसने डेटा ये जारी किया है कि इस फैक्ट शीट में जो बांस है, बांस, बंबू, इसके सहित जो 36 अलग अलग प्रजाति हैं, उनको जो है कृषि से संबंधित जानकारियों को शामिल किया गया है, जिसको क्या कर सकते हैं हम कृषि के वानिकी प्रणाली में और घरेलू बगीचों में इसको हम इस्तेमाल करके उगा सकते हैं। 36 प्रजातियों में कौन सा है? तो आपको ध्यान ये देना इसमें कि ल्यूकेना ल्यूकोसेफला है, या सुबाबुल उसको बोलते हैं, यूकेलिप्टस है। इन सारी जो प्रजातियां इसको शामिल किया गया है। सुबाबुल क्या है? सुबाबुल जो है एक प्रकार की क्या है, जो इन्वेजिव स्पीसीज है, यानी आक्रामक प्रजाति है, जैसे कि आपका यूकेलिप्टस है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको जो है इन सारी चीज़ों को देखा गया आईयूसीएन के डेटाबेस के अनुसार। अब जब यहाँ पे आप देखे होंगे, जानते ही होंगे, यूकेलिप्टस से क्या है, अत्यधिक जल गहन प्रजाति है, तो इसमें मुख्य बातों को ये शामिल किया गया है। हालांकि कृषि वानिकी के समक्ष चुनौतियां, ये क्या है आपका मेंस का टॉपिक है, GS3 का उठाइए सिलेबस, आप देखिएगा कृषि एग्रो फॉरेस्ट्री दिया होगा, उसमें एग्रीकल्चर संबंधी जितने सारे कंटेंट्स हैं उसमें ये चुनौतियां वगैरह जब देते हो प्रीलिम्स के लिए, बल्कि ये क्या है मेंस के लिए कंटेंट, जिसमें क्या कर सकते हैं कि लिखने के लिए आपको मेंस में आएगा, ये प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा, बट आपको बता दे रहा हूँ कि उन्नत बीज किस्मों की जो है कमी होती है। ठीक, अगर आप देखा जाए तो फसल का उत्पादन पर वृक्षों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे मान लो आप खेत है, ठीक, खेत में देखो, जैसे एक मान लो आपने एक ये आपका प्लॉट है, इसमें आपने धान उगा दिया, गेहूं उगा दिया, ठीक है, और साइड साइड जो मेड़ है ना, उस मेड़ पर आपने मान लीजिए कि आपने जो है सागवान के वृक्ष को जो है वहाँ पे उगा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक तो आपने खेती की, दूसरा आपने वृक्ष को भी उगा दिया है। अब इस वृक्ष की लंबाई काफ़ी क्या होती है, जैसे यूकेलिप्टस हो गया, सुबाबुल हो गया या सागवान हो गया, इन सबों की लंबाई काफ़ी ऊंची होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अधिक जल चाहिए इनको,
जल चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए, अगर मेड़ के आसपास अगर जब ये हो जाएंगे तो इस सूर्य के प्रकाश को रोकेंगे। अब सूर्य के प्रकाश को रोकेंगे तो फसल पे जो है ना, इसी को अगर हम लोगों की भाषा में अगर बोला जाए, जैसे यूपी बिहार में जो बोले जाते हैं उसको धान मारना बोलते हैं। जैसे मतलब इन द सेंस की जो धूप है वो क्या है कि वो फसल पे नहीं पड़ रही है, इससे वजह से जो उत्पादकता है वो क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी। तो ये चीजें होती हैं। ठीक, अब इसके लिए अपर्याप्त अनुसंधान है, इस पर निवेश करेंगे उस पर रिटर्न क्या है, उस पर देरी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। और बाजार तंत्र इसके लिए जो है अभाव है, प्रोत्साहन के लिए भी इसका अभाव में अभी वर्तमान में। ये सारी चीजें हैं। अभी सरकार ने जो है क्या क्या पहल आरंभ की है, इसको ये भी मेंस का टॉपिक है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए जानना आपको जरूरी है कि क्या है कि सरकार ने कृषि वानिकी पे एक उप मिशन हर मेड़ पर पेड़ योजना ये चालू की है 2016 में। हर मेड़ पर पेड़, वही बता रहा था ना कि मेड़ पे आप चाहे तो पेड़ उगा सकते हैं, लेकिन उसके हानियां भी हैं। ठीक, एकीकृत बागवानी विकास मिशन GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एकीकृत बागवानी विकास मिशन। ये बागवानी सीधे आपके सिलेबस में मेंशन है, 2014 में शामिल किया गया था, लागू किया गया था इसमें फलों, सब्जियों, मशरूम आदि को खेती के लिए। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014, इसको भी जो है फसल पशुधन के साथ जो है इसको इंटीग्रेटेड तरीके से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। अभी बहुत सारी चीजें हैं। बांस की बड़े पैमाने पर खेती को संभव करने के लिए सरकार ने बांस को जो है वन उपज के लिए जो श्रेणी से बाहर कर दिया था। ठीक है, इसकी आप यहाँ पे देखा ना, आप इसको जो है बांस उसमें देखा इसमें कि आप इसको जो है कृषि प्रणालियों में और घरेलू बगीचों में उगा सकते हैं। ठीक, ये चीजें हैं। अब आती है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की कुछ अन्य प्रैक्टिसेस जो न्यूज में रही हैं और जो अप्रैल से दिसंबर के बीच में जो न्यूज में बार बार ये कवर हुई। तो सेलुलर कृषि आती है, सेलुलर कृषि है। तो आप समझो इसमें ये सेलुलर एग्रीकल्चर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, एक क्रक्स बता दूं इसमें यही है कि सेलुलर एग्रीकल्चर इज ए प्रोडक्शन ऑफ एनिमल सोर्स फूड फ्रॉम द सेल कल्चर। सेल कल्चर के द्वारा जो है क्या कर सकते हैं हम लोग, जो सीधे जानवरों से प्राप्त नहीं करना है बल्कि उससे जो भी आधारित उत्पाद हैं जो खाद के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, खाद मतलब वो फर्टिलाइजर वाला खाद नहीं, फूड के रूप में जो भी एनिमल बेस्ड फूड है उसको हमें जो एनिमल से ना प्राप्त करके सीधे जो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस सेल कल्चर से, कोशिका संवर्धन से उसको उत्पादित करते हैं। जैसे कि कोशिका संवर्धन में क्या हुआ कि जो जानवरों की जो सेल्स होंगी उसका नमूना लेकर बायोरिएक्टर में उसी प्रकार से डेवलप किया जाएगा जैसे कि जानवरों के में विकसित होते हैं। ठीक, और ये मांस के रूप में विकसित हो जाते हैं। दूसरा एक तरीका होता है प्रिसीजन फर्मेंटेशन, जिसमें क्या होता है कि जैसे कोई दूध हो गया या प्रोटीन अंडे हो गए, इसमें जो व्हाइट वाला जो हिस्सा होता है उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग इसमें सेल कल्चर नहीं करके बल्कि क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे। तो दो तरीके होते हैं। इसका ये न्यूज में रहा क्योंकि क्या है कि अभी हाल ही में जो ये बातें निकल कर सामने आई थी कि जो फूड है, ठीक है, खाद है, जो वो भी एनिमल बेस्ड जो फूड्स हैं उस पर क्या आ रहा है, उसके उद्योग से कार्बन उत्सर्जन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए जो है सेलुलर कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये चीज़ें हैं। डायरेक्ट सीडिंग राइस पद्धति, ये आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, ये तो आप काफ़ी बार पढ़े होंगे कि जैसे क्या हुआ कि कई बार क्या हो रहा है कि धान की जो खेती है ना वो जल गहन कृषि है, जल ग्रहण कृषि, जिसमें क्या होता है कि पानी काफ़ी अधिक चाहिए। ठीक, तो ऐसी प्रणाली इसमें क्या होता है कि धान के बीज को सीधे खेत में बो दिया जाता है। ठीक है, पारंपरिक प्रणाली से, जैसे पारंपरिक में क्या होता है कि पहले खेत में सीधे बोया जाएगा, फिर वहाँ से उखाड़ करके फिर जहाँ उस जो खेत होगा उसमें फिर दोबारा उसको रोपा जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि सीधे धान के बीज को खेत में बो देते हैं। इसमें बीज को किसी नर्सरी में बो जाएगा, फिर बाद में जो जल होगा उसमें से खेत की रोपाई सीधे वहाँ पे जल भरे खेत में रोपाई हो जाती है। ठीक, अब इसमें जो DSR पद्धति होती है, डायरेक्ट सीडिंग राइस होता है, इसमें जल का स्थान कौन लेता है, शाकनाशी रसायन लेता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, अभी दूसरे और जो रोपण पद्धति होती है जिसमें धान की रोपाई होती है, उसमें क्या होता है खेत का जो पानी होता है वो शाकनाशी के रूप में कार्य करता है। ये चीज़ें हैं। तो अभी एक बात है, इसमें जल संरक्षण में तो मदद मिलेगी और लेकिन मीथेन प्रदूषण में भी कमी होती है, कम श्रम भी लगेगा। लेकिन यहाँ नुकसान एक बात की है कि खरपतवार अधिक उग जाता है, सभी के लिए जगह उपयुक्त नहीं होती, बीज की अधिक जरूरत पड़ती है। तो अभी क्या जानकारी मिली है कि मजदूरों की कमी और बारिश में देरी की वजह से जो प्रमुख चावल उत्पादक राज्य जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बंगाल हो गया, ये सब जगहों पर लोगों ने डायरेक्ट जो सीडिंग राइस पद्धति है उसको अपनाना शुरू किया है। ई सॉइल, इलेक्ट्रॉनिक सॉइल, ये न्यूज में क्यों रहा कि शोधकर्ताओं ने जो है इलेक्ट्रॉनिक सॉइल को विकसित किया, ई सॉइल को। ये क्या है, एक जो है बायो इलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट है। इसमें होगा क्या, ये हाइड्रोपोनिक खेती। हाइड्रोपोनिक खेती क्या होता है, जैसे कि जिसमें बिना मृदा की खेती होती है, इसमें मिट्टी का यूज ही नहीं होगा बल्कि वो क्या होगा, एक कंटेनर होगा जिसमें कि पौधे होंगे और उसमें जो भी मृदा के आवश्यक तत्व होते हैं उनको डायरेक्ट जो है यहाँ पे मृदा में जो भी आवश्यक तत्व मिलते हैं उनको जो है आर्टिफिशियली वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है उस पानी में, या फिर जो है
जो भी आपका सोल्यूबल जो थिंग्स होंगी जिसमें पौधे लगे होंगे, उसमें पोषक तत्वों को डायरेक्ट वहाँ पे इंजेक्ट किया जाएगा और पौधे वहाँ पे उगते हैं। तो ये बिना मृदा की खेती होती है, हाइड्रोपोनिक खेती, ठीक है। इसमें अब इसमें होता क्या है, तो इसी के लिए जो है अभी ये क्या है कि किसके लिए विकसित किया, ई सॉइल जो है वो विकसित किससे किया गया है, हाइड्रोपोनिक खेती के लिए ही विकसित किया गया है। ई सॉइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो पौधे की जो जड़ प्रणालियाँ होती हैं उसको विकास के लिए उसको क्या करती हैं, उत्प्रेरित करती हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो इससे फायदा ये होगा कि पौधों का विकास तेजी से होगा और बेहतर गुणवत्ता वाली फसल भी मिल जाएगी, क्योंकि जितने जो भी मिट्टियों में जो उत्पादक जो चीज़ें होती हैं, जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका अब यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो पौधों को यहाँ पे मिल जाता है। तो उसमें क्या की कमी होती नहीं है, ठीक है। खेती में अगर क्या हो कि ऊंची ऊंची इमारतों में कम जगह होती है तो इसके लिए वर्टिकल रूप से की जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर पानी की मात्रा भी बहुत कम होती है खपत की, ठीक है। कीट के हमलों की आशंका भी कम होगी, ये चीज़ें। हालांकि हानियाँ यहाँ के खर्च काफ़ी अधिक है, यहाँ विशेषज्ञता चाहिए और जल जनित रोग भी हो सकता है। मियावाकी वृक्षारोपण विधि, ये यूपीएससी का PYQ है। मियावाकी पद्धति पूछा हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स में, PYQ है ये, PYQ, ठीक है। इसको ध्यान देना आप लोग। क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड है छत्तीसगढ़ की, जो कोयला खनन बेल्ट है, उसमें मियावाकी पद्धति का वृक्षारोपण करके उपयोग किया जाएगा, ठीक है। इसका वृक्षारोपण होगा उसमें मियावाकी पद्धति का उपयोग करके, ठीक है। तो ये किसके नाम पे रखा गया है, तो जापान के जो वनस्पति शास्त्री थे अकीरा मियावाकी, इनके नाम पर इस वृक्षारोपण की तकनीक को रखा गया, जिसमें होता क्या है कि प्रति वर्ग मीटर के भीतर 2 से 4 प्रकार के जो भी इंडिजीनियस वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, ग्राउंड कवर प्लांट्स होते हैं, उनको क्या होता है, रोपा जाता है और छोटे छोटे स्तर पे जो है ये वन तैयार हो जाते हैं, कम समय में तेजी से बढ़ते हैं। शहरी वानिकी में योगदान होता है इनका, कार्बन संचयन यानी कार्बन सिक्वेशन में वो वृद्धि होती है, और सबसे बड़ी बात है कि ध्वनि और वायु प्रदूषण को कम करते हैं। ये चीज़ें हैं, ये आपके लाभ है। लाभ नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में, क्या चीज़ें हैं जो न्यूज़ में रहा है वो चीज़ आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम RAS ऐसी तकनीक है जिसमें क्या है कि यांत्रिक और जैविक जो निस्पंदन और निलंबित जो पदार्थ होते हैं या मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनको क्या होता है कि हटाने के उपरांत जल को पुनः चक्रित करके उपयोग किया जाता है। मतलब ये है कि रीसर्कुलेटरी, नाम से समझो, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, यानी मछली के उत्पादन के लिए जो जल होगा उसका, उसमें जो भी जैविक जो पदार्थ होंगे जो हानिकारक हैं, जो भी मेटाबोलाइट्स जो होंगे, उनको क्या करेंगे, उसको हटाया जाएगा, ठीक है। हटा करके उसका पुनः उपयोग किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो मत्स्य पालन है, मछली पालन है, उसके लिए छोटा सा भूमि क्षेत्र चाहिए और जल का सीमित उपयोग, इससे काम हो जाएगा। तो ये क्या है कि कम खर्चा में चलाने के लिए जलवायु के अनुकूल है और ये सारी चीज़ें हैं, ये इसमें जो है ये फायदा होता है मछली उत्पादन के लिए। ये न्यूज में है, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, ठीक। अब मिसलेनियस पे आते हैं, जिसपे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये G20 में शिखर सम्मेलन में कुछ पहल और डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि G20 भारत में हुआ तो इस पे सवाल बनेंगे। यूपीएससी 2023 में आप देखो तो G20 पे जो है वो सवाल बने थे, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के अन्य सारे क्वेश्चंस भी थे। तो G20 में जो भी पहल इनिशिएटिव्स हुई हैं, चाहे वो IR में हो, चाहे वो पॉलिटी में हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, इन्वायरमेंट में हो, साइंस एंड टेक में हो, वो आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो पहला आर्टिकल है G20 शिखर सम्मेलन संबंधित जो पहल हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में है। सुर्खियों में क्यों रहा कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन खत्म हुआ, जिसमें कई सारे पहल और दस्तावेजों को और सिद्धांतों को जो है अपनाया गया। अब जो IR वाला जो डॉक्यूमेंट्स आएगा उसमें ये बताया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो पहला डॉक्यूमेंट्स पहल है, ये समझो कि उसमें लिखा है मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, महर्षि इनिशिएटिव। महर्षि जो पहल है वो शुरू की गई, महर्षि पहल, इसको ध्यान आपको देना है। तो कैसे, ये क्या चीज़ है उसको समझते हैं हम लोग। तो मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव महर्षि पहल है, जिसमें भी बताया गया कि G20 का जो कृषि सेक्टर है उसके जो प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक हुई और जो प्रतिभागी लोग थे, जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उन लोगों ने स्वस्थ लोग और ग्रह के लिए जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और खाद्य प्रणाली के लिए महर्षि पहल का समर्थन किया, ठीक, महर्षि पहल। अब इसका सचिवालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो भारतीय कद्दन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ पे है, हैदराबाद में। UPPCS का PYQ, ये है PYQ, पूछा सीधे कहाँ कहाँ ये एस्टेब्लिश है।
और यूपीपीसीएस का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो तो जितने भी जो भी इंस्टीट्यूट रहे हैं, जैसे ये सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ठीक है, शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, इसी तरह से जो है भारतीय कद्दन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये सवाल पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे ना तो सवाल कहाँ से पूछ रहा है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। ठीक, तो भरसक मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो चीज़ें प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, उसको मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। एक भी चीज़ मैं यहाँ पे छोड़ नहीं रहा हूँ। पीटी 365 में मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 45 प्लस क्वेश्चन पीटी 365 से आएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब ये थोड़ी होता है कि लैंग्वेज में सीधे वही लैंग्वेज से पूछ दिया, पर थीम्स और टॉपिक्स आप देखोगे, अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे 45 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको एग्जाम के नेक्स्ट डे ही मैं आपको दिखा दूंगा, ये गारंटेड है। अब ये मूर्खता होती है कि आप लाइन बाय लाइन सवाल पूछोगे, नहीं आप भी सब सारा सवाल यहीं से आया, ऐसा नहीं होता है। बट इन द सेंस मैं आपसे कहूँ कि अगर आप थीम्स पता है, चीज़ें पता है, तो 45 प्लस का आप अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं आप। तो सचिवालय इसका कहाँ पे होगा, तो भारतीय कद्दन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में होगा। ठीक है, अब ये क्या करे, जो इसकी यह पहल जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 क्या करेगी, कृषि जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा के लिए, पोषण के लिए अनुसंधान जागरूकता पे ध्यान यहाँ पे केंद्रित करेगी, जिसमें जो है अगर देखा जाए तो मिलेट्स को जो है सुपर फूड्स के रूप में जाना जाता है मिलेट्स के लिए, और मिलेट्स के लिए जो है एक वर्ष पूरा बनाया गया था। ठीक है, पिछले साल। तो ये चीज़ें हैं जिसमें क्या अब ये चीज़ें हैं कि अब ग्लोबल बायोफिल्स अलायंस, नेक्स्ट आर्टिकल, जिसमें G20 में ही ग्लोबल बायोफिल्स अलायंस को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य यही है कि जो बायोफिल्स है उसका उपयोग की दिशा में बढ़ा जाएगा और व्यापक तौर पे एक जो है वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। जो ग्लोबल बायोफिल्स अलायंस है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो G20 समूह के 7 देश हैं, जिसमें कि भारत भी है आपका। ठीक है, भारत में भी है। और G20 द्वारा जो आमंत्रित देश हैं 4, उसमें UAE है मुख्य तौर पे, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस तो है ही। ऐसे 8 देश जो G20 के सदस्य नहीं हैं उनको भी शामिल किया गया। 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन को शामिल किया गया है, जो करेंगे क्या है, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का महत्व यही है कि जो ये टेक्नोलॉजी को, प्रौद्योगिकी को, विकास को बढ़ावा देगी और जैविक ईंधन का वैश्विक उपयोग में इससे तेजी आएगी। ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन पे क्या करेगा, जो निर्भरता कम करेगा, जिसमें अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मानक हैं, संहिता है, संधारणीय सिद्धांत है, विनियमन है, उसके विकास के रूप में मदद करेगा। जैविक ईंधन को अपनाने के लिए, व्यापार के लिए ये काम करेगा। ठीक है, बस आपने जान लिया, अब इससे अधिक आपको नहीं जानना है। ठीक, हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन द लाइफ स्टाइल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसने 9 HLP को जो है हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन द लाइफ स्टाइल को जो है रेखांकित किया गया है। किस लिए, इसी बैठक में G20 में, जिसमें 9 क्या है, हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन द लाइफ स्टाइल, किस लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें विकास, पर्यावरण और जलवायु एजेंडे के बीच में इंटरकनेक्शंस को बढ़ावा देने के लिए इसको जो है सूचित किया गया है, जिसमें जो मूलभूत आवश्यकताएं होंगी लोगों की, उसको पूरा करने में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को किया जाएगा, और जो सतत परिवेश है उसके लिए डेटा और टेक्नोलॉजी को क्षमता का लाभ उठाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है कि G20 2023 एक्शन प्लान ऑन एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDG। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों रहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए G20 कार्य योजना। तो ये न्यूज में इसमें रहा कि इसमें क्या है कि महत्वपूर्ण जो है, जो रूपांतरणकारी संक्रमण क्षेत्र है उस पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें कौन सी रूपांतर, डिजिटल परिवर्तन पे, लैंगिक समानता पे, महिलाओं के सशक्तिकरण पे, और जो विश्व स्तर पे साधारणीय, समावेशी और न्यायोचित पहलों को लागू करने के लिए। ठीक है, अब इसमें जो है SDG की प्रगति के लिए फाइनेंस किया जाएगा, जिसमें फाइनेंस पर अधिक स्रोत हो, ग्रीन बॉन्ड, अनेक जो नए नए तरीके अपनाए जाए, प्रोत्साहित किए जाएँ और विकासशील देशों की सहायता की जाए। ये बातें यहाँ पे की गई हैं। अब यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल, ये थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल, यह जो G20 में अपनाया गया, जिसमें यह कि संधारणी और जो अनुकूल ब्लू इकोनॉमी, जो ब्लू इकोनॉमी में आप जानते होंगे, जिसमें समुद्र पर आधारित इकोनॉमी है, जल पर आधारित इकोनॉमी है, जिसमें कि मछली पालन हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, सिल्वीकल्चर, तमाम प्रकार की जितनी जो इकोसिस्टम है समुद्री का, उससे आपका कितना मतलब काफ़ी रिच रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे अर्थव्यवस्था में सर जो बहुत बड़ा योगदान इसका होता है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वगैरह भी चालू की गई, किस लिए, ब्लू इकोनॉमी को ही इनहेंस करने के लिए। तो ये अभी ये जानिए कि चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल क्या है, एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, समूह है, जो करता क्या, किस चीज़ पर बल देता है, तो नीली अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए और उसके मूल्यांकन तंत्र की स्थापना और क्रियान्वयन के लिए ये बल देता है। इसमें जो है, जो भी महासागर से जुड़ी समस्याएं हैं उसके फाइनेंस में वृद्धि की जाएगी। इसमें समुद्री स्थानिक योजना के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा नीली अर्थव्यवस्था में। स्वदेशी और पारंपरिक ज्ञान को पहचानना
उसको संरक्षित करना, उसका उपयोग करना, इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। अगर ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था के बारे में समझें तो विश्व बैंक के अनुसार ब्लू इकोनॉमी से आशय यह है कि जो महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसके स्वास्थ्य को संरक्षित किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ देखो SDG 14 यानी जलीय जीवन का संरक्षण, जिसमें महासागर, समुद्री संसाधन का उपयोग, प्राप्ति है, ठीक है। तो SDG 14 के बारे में जो है इसको प्राप्ति में सहायता की जाएगी चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल के माध्यम से, ठीक है। तो जो SDG 14 है वो UPPCS में 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा के देखो, 22 का देखो, 18 का देखो, 17 का देखो, हर साल सवाल यही 13, 14, 17, 16 और इसके बाद जो है आपका 9, 7, यही सारे जो है आपके 11 ये SDG के जो लक्ष्य है ना वो लगातार पूछे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप समझ लो। तो इसमें 14 वाला जो है 3-4 SPY को उठा के देखना, आप बहुत सी मालूम चलेंगी। तो नीली अर्थव्यवस्था के घटक कौन कौन से हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा है, मत्स्यन है, पर्यटन है, समुद्री परिवहन है, अपशिष्ट प्रबंधन है, ये सारे क्या है इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये चीज़ कंपोनेंट्स किसके हैं? नीली अर्थव्यवस्था के, जो मैं बता रहा था आपको। अब आ रहा कि 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल SEM 14 एंड 8 मिशन इनोवेशन मीटिंग, ये मीटिंग जो है भारत ने इसकी मेजबानी की है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ध्यान ये देना है कि SEM 14, ठीक है, यानी कि आपको ध्यान देना है कि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल 14 और 8th मिशन इनोवेशन की मीटिंग किसने जो है ये मेजबानी की? तो भारत ने की है। इसका थीम यही था कि स्वच्छ ऊर्जा को मिलकर आगे बढ़ाना है, ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर आगे बढ़ना है। तो जो आपको ये ध्यान देना कि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल है, ये क्या है? उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है, भारत इसका सदस्य है, जो करता क्या है कि स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए जोर देता है और उसके लिए जो है उसके पॉलिसीज और कार्यक्रमों का समर्थन करता है, ठीक। तो स्वच्छ ऊर्जा पहल के द्वारा, इसके द्वारा कुछ पहल शुरू की गई हैं। क्लीन जो एनर्जी में जो मिनिस्ट्रियल्स हैं SEM 14, इसके द्वारा कुछ पहल शुरू की गई हैं, जिसमें है कि SEM हब यानी कि स्वच्छ ऊर्जा समुद्री हब, ये PPP मंच है, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का मंच है, जिसका उद्देश्य यही है कि जो समुद्री सेक्टर है उसमें जो परिवहन हो रहा है उससे क्या है कि जीरो उत्सर्जन का उत्पादन के लिए हमें निवेश करना है और ऐसे जोखिम मुक्त क्षेत्र हमें बनाना है। मिशन इनोवेशन है, मिशन इनोवेशन ये भी न्यूज़ में था, मिशन इनोवेशन मीटिंग। तो ये क्या है? ये जो है क्लीन एनर्जी को जो सभी के लिए जो उपलब्ध कराने के लिए, सुलभ कराने के लिए एक वैश्विक पहल बनाई गई थी, जिसे जो है पेरिस समझौते के साथ शुरू किया गया था। इसका दूसरा चरण 2021 में शुरू किया गया है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। मिशन इनोवेशन का शब्द को ध्यान देना, मिशन इनोवेशन का भारत जो है सदस्य है, ठीक है। इसमें 23 देश भी हैं और EU, ठीक है, EU मतलब एक पूरा यूनियन है और 23 देश है जिसमें भारत सदस्य है। ध्यान देना पेरिस समझौते के समय शुरू हुआ था, जिसका कारण ये है कि जो क्लीन एनर्जी को सबके साथ जो है सुलभ कराया जाए। इस मिशन इनोवेशन के 7 मिशन ये हैं कि अर्बन ट्रांजिशन को, नेट जीरो इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, बायो रिफाइनरीज को, क्लीन हाइड्रोजन को, ग्रीन पावर फ्यूचर को, जीरो एमिशन शिपिंग, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, इन सारी चीज़ों पर जो है फोकस करता है ये। अब आता है नेक्स्ट वाला आर्टिकल, युद्ध जनित पर्यावरणीय क्षति। जैसे अभी आप जानते होंगे इजराइल और हमास के बीच में जंग छिड़ी हुई और इसी के बीच में जो है रूस यूक्रेन के बीच में भी जो है कई बार क्या है कि ये युद्ध अभी लगातार अभी तक जारी है, जिससे क्या हुआ है कि पर्यावरणीय क्षति और प्रवाह को लेकर कई सारे विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है। तो आप समझो कि युद्ध का क्या पर्यावरण प्रभाव होता है। युद्ध का पर्यावरण प्रभाव यह होगा कि जो भी समझो कि पूरा जितना इकोसिस्टम है, जितनी सारी जो आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका दोहन होता है, जिसमें केमिकल्स, अभी केमिकल वेपन्स होंगे, जो भी वेपन्स होंगे उससे हानि होती है। तो इससे क्या फायदा, इससे होता क्या है, इससे समझो यही एक चीज़ें होती है ना कि जो मानवता है ना, मानवता पे ये सबसे बड़ा अटैक होता है कहीं ना कहीं। और इससे प्रभावित कौन होगा? पूरा ग्रह प्रभावित होता है। तो अगर देखा जाए तो जो अगर युद्ध का जो पर्यावरणीय प्रभाव है उसको कम करने के लिए कौन कौन से पहल और सिद्धांत पूरे विश्व में अपनाए गए? तो जेनेवा कन्वेंशन 1949 अपनाया गया, जिसमें जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें युद्ध के तरीकों पे, गंभीर क्षतों पे जो है उसको रोक लगाने की बात की गई। ब्रटलैंड रिपोर्ट आया अवर कॉमन फ्यूचर के माध्यम से, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। स्टॉकहोम कन्वेंशन आया 1972 में, जिसमें जो भी सामूहिक विनाश के हथियार थे, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD, इस पर रोक लगाई गई इसके उपयोग। अब ये सवाल आपसे पूछ ही दे कि वेपन ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन इसमें किस एक्ट के तहत, किस कन्वेंशन के तहत इस पर रोक लगाई गई? तो स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 के तहत जो है इस पर रोक लगाई गई।
अभी पर्यावरण और विकास पे जो यूएन सम्मेलन हुआ, रियो सम्मेलन, इसमें भी अगर देखा जाए तो सिद्धांत जो 14 है और 24 है और 25 है, ये भी जो है बताया है कि जो सशस्त्र संग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं और ये आगे देना चाहिए। और इसमें 25 में कहा गया कि जो शांति और जो संधारणीय विकास है वो दोनों एक दूसरे से संबंध है। रोम संविधि थी, उसका आर्टिकल 12 भी जो है ये क्या करता है, पर्यावरणीय क्षति के संबंध में ये लाइबिलिटीज़ को जो है निर्धारित, ऑब्लिगेशंस को निर्धारित करता है, लाइबिलिटीज ने ऑब्लिगेशंस को देशों का। अभी एक आप ये समझो कि कई सारे जो है यूएन महासभा द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। अभी यूएन कन्वेंशन ऑन द प्रोविजन ऑफ द मिलिट्री एंड अदर होस्टाइल यूज ऑफ द इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, ये इसका उद्देश्य क्या था कि जो अभी इसमें याद नहीं करना है, बस आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये सवाल यहाँ से नहीं पूछेगा। इसमें से कोई आपको प्रीलिम्स में सवाल बनने की आशंका नहीं है, मतलब कोई भी इसमें से सिर्फ एक जगह पे यहाँ सवाल बन सकता है, वह यह सवाल यहाँ बन सकता है, वेपन ऑफ द मास डिस्ट्रक्शंस, ब्रटलैंड रिपोर्ट को देखो, जिनेवा कन्वेंशन को देखो, स्टॉकहोम कन्वेंशन को देखो, वही यहाँ पे वेपन ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन पे बैन लगाया गया। बस इतना ही आपको जानना है, जो आपको जानना है बस, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। क्यों सुर्खियों में रहा, क्योंकि इसको जो है इसको अंतिम वन की जो है वन मंजूरी मिल गई है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। अब आपको थोड़ा सा मैं आपको मैप के माध्यम से, यहाँ पे विजन एस ने बहुत अच्छा काम किया कि मैप रख दिया। तो ये आप देख रहे होंगे केन नदी है, ठीक है, ये बांदा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे ये जो है आपका यमुना नदी आती है, इधर से यमुना नदी आती है और ये देखो यहाँ पे आपका बेतवा नदी है, बेतवा नदी, ठीक, बेतवा नदी। अब ये भी यमुना नदी में आकर, ये कहाँ मिलती हैं, ये दोनों जो नदियाँ हैं वो आकर बांदा में यमुना नदी में मिल जाती हैं, ठीक है, यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है एक चीज़ का कि इसी के बीच में जैसे क्या है कि अभी जो आपका केन नदी है ना और ये बेतवा नदी है, तो क्रम को भी ध्यान देना, पश्चिम से पूरब, पहले इधर बेतवा पड़ेगी, इधर केन पड़ेगा, ठीक है, केन है और ये बेतवा है। इसी के बीच में केन और बेतवा नदी के बीच में इसको रिवर को जोड़ा जा रहा है। क्यों जोड़ा जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यही न्यूज में है, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। इस जो केन नदी है और जो बेतवा नदी, इसको बीच में जोड़ा जाएगा। इस बीच में एक यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व भी आ रहा है, ठीक है, ये न्यूज में आएगा, अभी बात करेंगे इस पर हम लोग अच्छे से, ठीक, ये चीज़ें हैं। तो अभी ये न्यूज में रहा इसलिए क्योंकि इसको जो है अंतिम वन मंजूरी मिल गई है। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा जानना है, तो इसको जो है 2021 में मंजूरी मिल गई थी। केन बेतवा लिंक क्या है, जो ये बुंदेलखंड का जो एरिया है ना, अभी आप देखोगे इसमें जो बुंदेलखंड का एरिया है, इसमें क्या है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये एरिया जो एमपी के आते हैं एरिया और यूपी के, इस जो झांसी हो गया आपका, ठीक है, देखो महोबा हो गया, बांदा हो गया, ठीक है, ये जो ललितपुर हो गया, ये जो ऐसे एरियाज़ हैं ना, यहाँ पे ऐसे एरियाज़ है कि जहाँ पे जल का बहुत अधिक अभाव है। तो ऐसे में जो सूखाग्रस्त बुंदेलखंड है उसके लिए परियोजना चालू की गई थी। इसमें जो है अब यह जो पूरी परियोजना है वो यूपी और एमपी का 13 जिला है उसमें यह फैला हुआ है, जिसमें जो अभी किया जाएगा कि जो भी केन नदी है उसका जो सरप्लस जल है, केन नदी, ये केन नदी बह रही है, उसका सरप्लस जल जो है उसको यहाँ पे कम अफवाह वाली जो बेतवा नदी उसमें यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। दोनों यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ठीक, ये बातें यही इसमें लिख रही, 2 चरण। अब इसमें 2 चरण किया जाएगा। जैसे इसमें क्या होगा कि बांध कॉम्प्लेक्स और जो है अनेक जो लो टनल होंगे और लिंक नहर और बिजली घर होंगे, इसका निर्माण होगा पहले चरण में। दूसरे चरण में क्या होगा कि लोअर अर्रे बांध होगा, बीमा कॉम्प्लेक्स योजना और कोठा बैराज, ये 3 जो इसके 2 चरण में 3 इसके दूसरे चरण में निर्माण होंगे, यानी कि 2 चरण में ये पूरा लिंक जो प्रोजेक्ट है वो आपका बन करके तैयार होगा। तो इसका महत्व यही है, महत्व ये है कि ये क्या करेगा कि जल आपूर्ति सिंचाई के लिए जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी को दूर कर देगा, पानी की कमी को दूर कर देगा, ठीक है, और ये बिजली उत्पादन भी करेगा। तो लेकिन चिंताएं क्या है, चिंताएं ये हैं इसमें कि बहुत सारी चिंताएं हैं। जैसे तो पहले तो पूरा पर्यावरण का इकोसिस्टम होता क्या है कि अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो आपके वो इकोसिस्टम जो है रिवर्स क्या है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। 20 लाख पेड़ों को यहाँ पे काटना पड़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यही है। पन्ना टाइगर रिजर्व में कुछ क्षेत्र क्या है, ये जलमग्न हो, जो पन्ना टाइगर रिजर्व आपने मैप दिखाया ना जो के नदी के पास है, तो उसमें क्या है कि कुछ क्षेत्र, अब पन्ना टाइगर रिजर्व है वो, लेकिन उसमें क्या है कि अगर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जब चालू किया जाएगा तो उसमें कुछ चीज़ें क्या होंगी, वो आपका जो है जलमग्न हो जाएगा, वो पानी से भर जाएगा, बहुत सारे जो है उसमें पर्यावास के हानि होगी, ठीक है, जीवों के समस्त समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जैव विविधता का संकट होगा, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर सामने आती हैं। अब यहाँ पे केन जो घड़ियाल अभ्यारण्य है इसमें भी इसके समझ भी खतरा होगा, ठीक है। तो रिवर जो लिंकिंग जो प्रोजेक्ट होता है, एनबीपी जो होता है, ये समझो कि ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है।
एनपीपी मतलब जो होता है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, ठीक है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ये क्या है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसका जब शुरुआत की गई थी, जब बनाया गया था, सिंचाई मंत्रालय ने बनाया था, जल शक्ति मंत्रालय, अब जल शक्ति मंत्रालय इसको बना दिया गया, जिसमें क्या था कि जो भी अधिशेष वाले जो नदी थे उसमें से पानी की कमी को जो है, जो भी नीचे जल वाली या बेसिन वाली, जो कम बेसिन वाली पानी थी उसमें ट्रांसफर करना था। तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इसलिए है ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भारत के अभी ऐसे सेक्टर, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कुछ जगह सूखाग्रस्त है और कुछ जगह अधिशेष मात्रा में आती है, और जब बारिश होता है तो वहाँ पे बाढ़ आती है। तो ऐसे में दोनों को बैलेंस करने के लिए, जल की पर्याप्त उपलब्धता होने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अभी इसके जो है कई सारी चिंताएं, पर्यावरणीय प्रभाव भी हैं। अभी देखा जाए तो जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है, इसके तहत जो है NWDA, नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी NWDA, ठीक है, NWDA, इसने 30 नदी जोड़ो परियोजनाओं की पहचान की है। अभी नदी जोड़ो परियोजनाओं में जो है मैंने आपको मंथली मैगजीन में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जिसमें 16 नदी कहाँ पे हैं, आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है, और 14 जो है हिमालय क्षेत्र में नदियाँ हैं। ठीक, ये चीज़ें आपने देख ली। सुर्खियों में रही जो अन्य नदी जोड़ो योजना नदी जोड़ो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो कालसा बंधुरी परियोजना, ये क्या है, कालसा बंधुरी परियोजना के लिए टेंडर जारी किया गया है, जिसमें वन और पर्यावरण की जो है मंजूरी प्राप्त किए बिना जो इसको टेंडर को जारी किया जा चुका है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका ये भी आप जानना। कालसा बंधुरी परियोजना जो है, इसका उद्देश्य ये है कि जो महादई नदी है, महादई नदी, उसके दो सहायक नदी हैं, कालसा और बंधुरी। जैसे यमुना की 2 सहायक नदी केन बेतवा थी, उसी तरह से इसकी जो है महादई नदी की जो है 2 नदी सहायक हैं, कालसा और बंधुरी। इसका जो शेष जल होगा उसको मालप्रभा नदी में प्रवाहित किया जाएगा। और महादई नदी को आप जानते हैं, मांडवी नदी कहाँ बहती है, गोवा में बहती है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब महादई नदी यानी मांडवी नदी जो है वो कर्नाटक के बेलगामी जिले से निकलती है और ये गोवा में अरब सागर में मिल जाती है, गोवा में आके मिलती है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो अब आता है रेत खनन, सैंड माइनिंग। सैंड माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि एनजीटी ने, पहली बात तो सबको ध्यान दो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो नदी से रेत का खनन होता है, बालू का, बिहार वाले लोग जानते होंगे, आपके यहाँ तो वही चीज़ें चलती हैं, मतलब ये मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन नदी वहाँ पे और बालू खनन सबसे बड़ा एक तरह से रेवेन्यू और सबसे बड़ा आय का स्रोत है बिहार के लिए, ठीक है, ये भी चीज़ जान लो। तो उनके लिए क्या है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति लेना अनिवार्य है। नदी से बालू का खनन करना है तो आपको राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन जो है कंट्रोल बोर्ड से सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है। क्यों किया गया है, क्या किया गया है, सारी चीज़ें, उसका रेगुलेशंस क्या है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब क्यों अनिवार्य किया गया है, क्योंकि आप समझो कि जो खान और खनिज विकास अधिनियम है, MMDR एक्ट 1957, इसके तहत क्या होता है, बालू को गौड़ खनिज के रूप में मान्यता दी गई है, गौड़ खनिज, ठीक। तो जो गौड़ खनिज है, इसका प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होता है, राज्य सरकार के पास होता है, यानी उसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा उसको जो है, तो आप समझो कि राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार अपने हिसाब से कोई कानून बनाएगी, नियम बनाएगी, और उसको नियम बनाएगी और उसको जो है रेगुलेट करेगी। तो ऐसे में जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो है इसकी सहमति को अनिवार्य इसीलिए किया गया है, ठीक है, ये बातें आपने समझ लिया। अच्छा, अगर बालू के बारे में जाने तो बालू क्या होता है, बालू समझे कि पानी के बाद दुनिया में सबसे अधिक दोहन किसी चीज का होता है, तो वो प्राकृतिक संसाधन का, तो वो है बालू। ये तथ्य को आप ध्यान देना, अगर कभी सवाल पूछे या कभी मेंस में लिखने का आंसर मिले, मौका मिले, तो उसको आप जो है ऐसे यूज कर सकते हो कि दुनिया में सबसे अधिक जो प्राकृतिक संसाधन का खनन जो होता है, उसका जो आपका दोहन होता है पानी के बाद किसी चीज़ का होता है, तो वो उसका बालू का होता है। इसका स्रोत क्या है, नदी है, झील है, कृषि क्षेत्र है, सूख गई नदियाँ का बेसिन क्षेत्र है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बालू पाई जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपने जान ली। अब अगर बालू का असंधारणीय तरीके से अगर उसका उपयोग किया जाए तो इसमें जैव विविधता का ह्रास होता है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, नदी का जो तटीय अपरदन बढ़ेगा, समुद्र जल का प्रवाह और धाराएं में परिवर्तन हो जाएगा, भूजल और नदी जल के स्तर में गिरावट होगी, जल प्रदूषित हो जाएगा, और चरम प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़, सूखा वगैरह में भी है जो इससे जो है अधिक इसकी संभावनाएं होती है, ठीक है, ये चीज़ें जान ली। अभी ये आपने देख लिया कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो है उसको जो है मंजूरी अनिवार्य की, क्योंकि क्या है, इसका प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, और ये बालू क्या है, गौड़ खनिज है, वो गौड़ खनिज है, इसको ध्यान देना, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ऐसे, ये गौड़ खनिज है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि अभी जो है कि इसमें अब एक सब्सिडियरी के तौर पे एक चीज़ और जान लो कि केंद्रीय वन और पर्यावरण जलवायु मंत्रालय ने प्रबंधन दिशा निर्देश जारी किए हैं, संधारणीय रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, इसका तो नियम और सब कायदा बनाने का काम राज्य सरकार के पास है, क्योंकि ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए आप शब्द पे ध्यान दो कि जो
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब इसी के अनुसार मतलब चाहे तो राज्य जो होंगे अपने नियम को बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसका क्या है कि खनिज संसाधनों की पहचान करना, इसका निर्धारण करना, इसका इष्टतम उपयोग करना जरूरी है। ठीक, इसके लिए जो है पुनः पूर्ति के लिए रेत की जो है अध्ययन प्रक्रिया बनाई जाए, पर्यावरण मंजूरी के बाद निगरानी की जाए, इसका ऑडिट की जाए, अवैध खनन को रोका जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं। ठीक, बस इतना ही जाओ आप। बाकी एनजीटी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप समझो कि कई बार पूछा हुआ सवाल है स्टेट पीसीएस में भी और अन्य जगह। तो इसको 2010 में स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, भोपाल, पुणे, चेन्नई, कोलकाता जो है इसके क्या है अन्य पीठ है। करता क्या है कि जो पर्यावरण सुरक्षा होगा, वन का संरक्षण होगा, इसके मामले का प्रभावी तरीके से निपटान करता है। मुआवजा, नुकसान आदि के लिए भी जो ये निर्देश देता है। ठीक है, ये बातें हैं। ये किस न्याय के द्वारा? तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा इसको जो है ये शासित होता है, निर्देशित होता है। ठीक, ये बातें हैं। कुछ अन्य सुर्खियां जो न्यूज में रही हैं उसको हमको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो पहला जो आपका सुर्खिया न्यूज में रही है वह है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क 2023 से 27। आपको पता होगा 23 से 27 की बात की जा रही है यहाँ पे, किस लिए? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए। तो नीति आयोग ने और यूएन ने भारत सरकार इस पे जो है भारत सरकार यूएनएसडीएफ 2023-27 पे हस्ताक्षर किए हैं। तो 2030 के लिए जो सतत विकास एजेंडा है उसको उससे क्या है, उसको 4 रणनीतिक स्तंभों पर जो उसको जो है हमें पाना है। जैसे कि लोग, समृद्धि, ग्रह और भागीदारी, 4 स्तंभ हैं, इस पे हमें पाना है। अब इस पे 6 केंद्रों पे इस पे फोकस किया जाएगा ताकि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। 6 केंद्र कौन से हैं? स्वास्थ्य है, पोषण है, गुणवत्ता है, शिक्षा है, आर्थिक समृद्धि, गणनापूर्ण कार्य है, वॉस यानी कि पर्यावरण जलवायु संबंधित जो है, जल स्वच्छता संबंधी, और लोगों, समुदाय, संस्थाओं को सशक्त बनाने संबंधी बातें हैं यहाँ पे। तो जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएनएसडीसीएफ है वो करता क्या है? तो भारत का जो है भारत का यूएन का जो विकास प्रणाली है उसके प्रति सामूहिक प्रस्ताव है। किस लिए? सतत विकास लक्ष्यों को, एसडीजीज को प्राप्त करने के लिए। ठीक, ये बातें हैं। अच्छा, एक बात यह है कि जो पार्टनरशिप फॉर द रेसिलियंस एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन इन्हेंसमेंट, राइज पहल, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो भी पहल्स है ना, ये छोटे छोटे जो ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ से कभी क्वेश्चन बन सकता है। तो राइज पहल है वो क्या है? रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन इन्हेंसमेंट। किसकी पहल है? विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की और G7 कंट्रीज की एक पहल है। अध्यक्षता कौन करता है? तो जापान करता है। ठीक है, जापान करता है। ठीक, ये बात है। राइज पहल क्या है? आपूर्ति श्रृंखलाओं का स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों की ओर से रुख करने के लिए $40 मिलियन की साझेदारी की ये पहल है। ठीक, ये बातें हैं। ESB, अर्थ सिस्टम बाउंड्रीज। एक अर्थ सिस्टम बाउंड्रीज ये है कि एक आप समझो कि आपसे मैं एक थोड़ा उदाहरण के तौर पे बोलूं कि मान लो कि आपको क्या करना है, आप क्रिकेट खेल रहे हो। ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हो और आपको प्यास लगी है। ठीक, और आप खेलते जा रहे हो, उसकी एक सीमा होगी ना। ठीक, सीमा होगी। उस सीमा के बाहर अगर आप फिर भी अब खेलते जाओ, मर जाओगे आप वहीं प्यास के बिना। ठीक, यानी किसी भी कार्य के लिए क्या होती है कि एक सीमा होती है। किसी भी कार्य को करने की एक सीमा होती है। उस सीमा के बाहर अगर उस सीमा का अतिक्रमण होता है तो फिर क्या होता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसी व्यक्ति पे पड़ता है। ठीक, इसी तरह से अर्थ के सिस्टम का भी एक सीमा है। अर्थ के पास भी जैसे रिसोर्सेज सीमित हैं, अर्थ की जो पूरी पृथ्वी की जो एक व्यवस्था है उसकी एक सीमा है। उस सीमा को अगर हम लांघें तो क्या होगा कि ग्रह के लिए ये हानिकारक बन जाएंगी। ठीक है, तो यही बात है। जैसे मान लो कि आप ये क्या है कि अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें कि अभी रिसर्च हुआ कि 8 जो भी अर्थ सिस्टम बाउंड्रीज हैं उसमें से 7 को हम पहले ही पार कर चुके हैं। 7 को सोचो, ये हमारे अर्थ की जो स्थिति अभी वर्तमान में क्या हुई कि 7 सीमाएं उसकी हम लोग पार कर चुके हैं। ठीक, अब इसकी जो स्थिरता इसके अब ये क्या है, अर्थ सिस्टम बाउंड्री, ये समझो कि पृथ्वी का स्वास्थ्य है उसकी स्टेबिलिटी के लिए और प्रजातियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इन सीमाओं को हम पार कर चुके हैं, लेकिन ये अब ये बड़ी खतरा है इसमें से। तो बस इसीलिए न्यूज में था कि बस ये चीज़ें क्या है कि ये अर्थ सिस्टम बाउंड्रीज हैं उसको आपको जो है इसका ख्याल रखना है। और ये जो है इसमें बताया गया स्रोत में कि 8 में से 7 हम इसको पार कर चुके हैं। अब कूल रूफ पॉलिसी आ रहा है, कूल रूफ पॉलिसी। तो कूल रूफ पॉलिसी क्या है कि इंपॉर्टेंट ये है कि तेलंगाना की सरकार ने जो है वह गर्म भवन जो है अभी उस पर गर्मी, जैसे आप जानते हो कि गर्मी होती है तो छत आपकी जलने लगती है, तो भवनों पे जो गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू करने की बात की है। और अनिवार्य किया है, कंपलसरी कर दिया। किस लिए?
सभी सरकारी के लिए और सभी गैर आवासीय व्यवसायिक भवनों के लिए, ठीक है। सभी सरकारी और गैर आवासीय व्यवसायिक भवन जो है उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है कूल रूफ पॉलिसी, ठीक है। उस उद्देश्य इसका यही मात्र कि जो तापीय रूप से अनुकूल बनाना है और ऊर्जा खपत को कम करना है, ठीक। इसलिए कैसे किया जाएगा, तो अब इसके बाद जो है अगर इनका नियमों का पालन सुनिश्चित होगा तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्यूपेंसी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक। अब कैसे इसको किया जाएगा, तो अगर हम लोग कोई ऐसा पेंट या तरल पदार्थ होता है जो क्या करे, प्रकाश का अधिक परावर्तन करे, या फिर जैसे कि कुछ पीवीसी मेम्ब्रेन वगैरह की जो है इसको तैयार करके लगाया जाए, जिससे क्या हो कि जो है गर्मी का जो है वो प्रभाव न पड़ सके, ये चीज़ें हैं। अब मिशन 50 के EV4 इको किसने शुरू किया है, सिडबी ने शुरू किया है। सिडबी क्या है, भारतीय लघु विकास लघु विकास बैंक ने, सिडबी ने इसको शुरू किया है। तो इसकी कब स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में हुई थी सिडबी की स्थापना। ध्यान देना, आरओ वगैरह के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, बीपीएससी वगैरह के लिए सवालों में ऐसे जो है क्रम देता है, नाबार्ड की स्थापना हो गया या ये सब चीज़ें, तो इसको ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो ये क्या है सिडबी, सिडबी की स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुई थी, जो क्या करती है स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बैंक वगैरह को इसका लोन वगैरह देती है। एक इसने क्या किया है, 50 के मिशन 50 के EV4 इको नाम का एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जो करेगी क्या कि इलेक्ट्रिक वाहन जो ईवीज हैं उसमें उसके इकोसिस्टम को मजबूत करेगी। एमएसएमईज और एनबीएफसीज को क्या करेगी, ऋण देगी, मतलब फाइनेंस करेगी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, जो क्या करे इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद का फाइनेंस कर पाए, ठीक है। अब सिडबी जो विश्व बैंक है इसके इवॉल्व कार्यक्रम के रूप में कार्य करेगा। सिडबी जो है विश्व बैंक का इवॉल्व कार्यक्रम है, उसके अग्रदूत के रूप में भी कार्य करेगा, ठीक है। ये भी चीजें आपको ध्यान देना है। पोरोस्क्वाइट क्या है, तो ये आप जो वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में पाया कि नैनो इंक कोटिंग की स्थिरता में इस मतलब जो नैनो स्केल है वो इंक कोटिंग की स्थिरता में ऐसी सुधार ला सकती है कि जो अगली पीढ़ी का पोरोस्काइट और सौर सेल है उसको बड़े पोरोस्काइट सौर सेल है उसके लिए उत्पादन जो है उपयुक्त बनाया जा सके। तो पोरोस्काइट क्या है, कैल्शियम टाइटोनेट का एक जो है एक खनिज है प्राकृतिक रूप से, ठीक है। जो उसके पास क्या होती है कि उच्च दक्षता होती है, कम वजन होता है, उसकी कंडक्टिविटी, उसका अवशोषण काफ़ी अधिक होता है, और जो अन्य सिलिकॉन आधारित सेल होते हैं बैटरी में यूज होते हैं उस पर अधिक जो है उसकी तुलना में अधिक जो है यहाँ पे किफ़ायती होता है, और इसकी जो है दक्षता भी अधिक होती है। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, सौर पैनल के रूप में, उद्योग के रूप में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के रूप में भी इसका इसमें प्रयुक्त होता है, किसका, पोरोस्क्वाइट का, ठीक है। तो इसने बताया, वैज्ञानिकों ने खोज में यह पाया है कि जो नैनो स्केल इंक कोटिंग सिस्टम है इसमें स्टेबिलिटी भी इस हद तक सुधार ला सकता है ये कि क्या हो कि इसमें जो है कि अगली पीढ़ी का जो पोरोस्क्वाइट और सेल होगा उसके उत्पादन के लिए इसको उपयुक्त बनाया जा सके। इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे खुद तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खोज होती हैं, मुझे खुद ना, अब आप वैज्ञानिक थोड़े कि आप उसमें इतना डिटेल में जाएंगे, बस इतना उसको पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आएंगे आपको करना कि अल्टीमेट आपका गोल क्या है कि क्वेश्चंस आए तो उसको हमारे सॉल्व हो जाए, ठीक है। अगर ये दो बार 3 बार आप पढ़े रहेंगे एक चीज़ को तो आप क्लिक कर ले जाएंगे कि नहीं ये चीज़ें ऐसे है, ठीक है। वही चीज़ होता है, इसमें ऑप्शंस तो दिए रहेंगे ना यूपीएससी में, क्वेश्चन तो है नहीं कि आपको लिखना इसमें है। अब ऐसे ऐसे टर्म्स है इसमें कि आप भूल जाओगे, लेकिन आपको क्या है कि 1-2 बार आप पढ़ो, 1-2 बार पढ़ने से क्या होगा कि सारी चीज़ें आपको जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी रहेगी, सबकॉन्शियस माइंड में एग्जाम के टाइम आपको क्लिक जरूर करेगा वो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। 1 CGIAR ग्लोबल इनिशिएटिव, ठीक है। तो CGIAR वैश्विक पहल है, 1 CGIAR वैश्विक पहल किस लिए शुरू किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय जो फसल अनुसंधान संस्थान है जो है इसने 1 CGIAR के वैश्विक पहल के रूप में शामिल हुआ है। तो अब जो शामिल कौन हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान शामिल हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है जो करता क्या है, जो करता यह है कि जो शुष्क भूमि होती है उष्णकटिबंधीय की उसकी जो खाद्य प्रणाली है उसमें नवाचार पर ध्यान केंद्रित करता है, इनोवेशन को इसमें प्रोत्साहित करता है, किसमें, शुष्क जो भूमि क्षेत्र है उसमें कृषि खाद्य प्रणाली पे इनोवेशन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, 1 CGR क्या है, यह क्या है कि यह जो है कि CGR जो है आप समझो कि अब ये CGIAR को पहले जान लो आप क्या है कि ये क्या है कि अब पूरे भविष्य में फूड सिक्योर बनाने के लिए, फूड सिक्योर को भविष्य को फूड सिक्योर यानी यहाँ पे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए क्या है कि जो अनेक जो संस्थान है पूरे विश्व में उसके क्या है ग्लोबल पार्टनरशिप है। इसका फुल फॉर्म क्या है, कंसल्टेंसिव ग्रुप ऑन द इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन द इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक। ये बातें हैं, ये क्या है कि सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित नेटवर्क है, 1971 में इसको जो है स्थापित किया गया था, ठीक। ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसका उद्देश्य यही है कि आप जानते हैं कि आपको बताया ना कि फूड सिक्योर फ्यूचर को सुनिश्चित किया जाए,
ये बातें हैं। तो 1 CGR क्या है, इसी का एक नया स्वरूप है CGIAR का है, जिसका उद्देश्य यही है कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसमें उसको हमें सामना करने में अधिक जो है उसमें एकीकरण करना है, उसको इंटीग्रेट करना है और जो भी प्रभाव है उसको प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2 आर्टिकल अब आ रहे हैं। डॉक्टर स्वाति नायक को जो है 2023 के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान में वो वैज्ञानिक हैं, आपको कमेंट करके बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है ये। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार मिला है, $10,000 की इसकी राशि मिलती है। कौन देता है ये? तो रॉकफेलर फाउंडेशन देता है। लेकिन यूपीएससी कहाँ सवाल पूछेगा? यूपीएससी सवाल आपसे ये नहीं पूछेगा किसको मिला है, ये तो वनडे एग्जाम्स हो गया, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी वगैरह, यूकेपीसीएस वगैरह में, एमपीपीसीएस में पूछ सकता है। लेकिन यूपीएससी क्या पूछता है? जिसके कार्यों पे फोकस करता है। नोबेल पुरस्कार में भी कार्यों पे फोकस करेगा। तो इन्होंने कार्य क्या किया है वो चीज थोड़ा जान लो, कि जो भी डिमांड राइस सिस्टम है और उसको क्या है, जलवायु अनुकूल और पौष्टिक चावल किस्मों को बनाने के लिए उन्होंने जो है, जो किसान है, जो छोटे किसान है, उनके बीच में ये नवाचारी तरीकों को अपनाया था। इसी के लिए इनको जो है कि इनको जो है ये पुरस्कार नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार मिला है। अब आता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड एट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, इसने क्या किया कि प्रस्तावित जो कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए जो निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? सबसे दक्षिणी द्वीप समूह है, किसमें? अंडमान निकोबार में। यहाँ पे क्या ये मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का हिस्सा भी है, जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो है वन तंत्र पाया जाता है। तो इनमें जो है इसके जो निकोबार द्वीप समूह है, इसमें पूरी जो है गैलाथिया जो खाड़ी है उसको गैलाथिया खाड़ी जो वन जीव अभयारण्य है उसको डिनोटिफाई कर दिया है। किस लिए? क्योंकि इन परियोजनाओं को लागू करना है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर शिपमेंट पोर्ट परियोजनाओं को लागू करना है। तो किसने किया है ये चीजों को जान लो, तो किया है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने किया है। ठीक है, अब इसमें इस परियोजना को क्या किया जाएगा, तो आपको ये भी जान देना, गैलाथिया खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो इसमें क्या बनाया जाएगा इस पूरी परियोजना में? तो इसको डिनोटिफाई कर दिया गया, यानी अब ये वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। इस पर यह काम ये किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। ग्रीनफील्ड मतलब नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, एक बिजली का संयंत्र लगेगा और एक टाउनशिप बनेगी जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, जो क्या करेगा, जो प्रोत्साहन करेगा आयात निर्यात को। ठीक है, 29 वर्षों में इसको बनाया जाएगा। इसमें लेकिन इसमें सबसे बड़ी हानि क्या है कि पूरा वृक्ष आवरण जो है, मैंग्रोव है, जैव विविधता है, समुद्री जीवन है, इस पे आदिवासी क्षेत्र है, इस पे सब पे प्रभाव पड़ने वाला है। यानी एक तरह से काफ़ी अधिक जो है यहाँ पे हानि होने वाली है। ठीक है, लेकिन मनुष्य है, आर्थिक उद्देश्यों के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अभी आप समझो मुल्ला पेरियार बांध इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज में तो पहले तो हर साल रहता है, इस बार न्यूज में क्यों रहा कि सर्वे ऑफ इंडिया को पहले जान लो। ये क्या है कि ये जो है, अब सर्वे ऑफ इंडिया एक जो है सर्वेक्षण और मानचित्र का संगठन है। 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। आप समझो, आप रेगुलेटिंग एक्ट कब पढ़ते हो? रेगुलेटिंग एक्ट से पहले की इसकी स्थापना है। ठीक है, 1773 के पहले 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। कितना पुराना ये संगठन है। ठीक है, किस लिए है? सर्वेक्षण के लिए और मानचित्रण के लिए। किसके अधीन कार्य करता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। क्यों आदेश दिया? यह निर्धारित करने का आदेश दिया क्या कि जो मुल्ला पेरियार डैम है उसके पास जो है केरल की जो मेगा पार्किंग परियोजना चल रही है, वो क्या उस क्षेत्र का अतिक्रमण करती है? ठीक है, पेरियार झील समझौते का। तो ये इसको जांच करने की बात की गई है। तो मुल्ला पेरियार बांध का जब निर्माण हुआ था 1887 और 95 में किया गया था। इसका संचालन और रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी? समिति की, तमिलनाडु सरकार की थी। ठीक है, जो बांध कहाँ पे है? पेरियार नदी के ऊपरी भाग पे है। पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु से निकल के केरल में बहती है, और यह जो है पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है यह बांध जो है। ठीक है, इसको आपने देख लिया। अब आते हैं कुछ प्रमुख संस्थान, प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में रहे हैं। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, यह क्या है? OECD फ्रेमवर्क के तहत जो है इंटर गवर्नमेंटल, स्वायत्त तौर पे ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, अब ये इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1973-74 में जब तेल संकट हुआ था तब इसका गठन हुआ था। कार्य क्या है कि ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इसमें 31 सदस्य देश हैं, भारत सहित 13 सदस्य इसके सदस्य हैं। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है, इसका सदस्यता लेने के लिए हमें करना क्या चाहिए, पात्रता क्या होनी चाहिए? तो आप समझो OECD का जो सदस्य होगा वही उसका सदस्य बनेगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का। और साथ साथ उसको ये भी कार्य करने हैं कि जो कच्चा तेल है उसको 90 दिन का भंडार हो उसके पास। ठीक है, कच्चा तेल का
क्यों? क्योंकि जो मतलब आयात का 90 दिन, जैसे मान लो कि मेरी आप डिमांड कितनी है 100 बैरल है, ठीक है, तो 90 दिन में मेरी डिमांड कितनी हो जाएगी, तो 100 गुणे 90, ठीक है, तो 9000 मतलब मान लो यूनिट, मान लो मेरी डिमांड है, तो 9000 यूनिट आपके पास कच्चे तेल का भंडारण होना चाहिए, ठीक है, 90 दिन के लिए। ये बातें हैं। तो अब आता है IEA के द्वारा कुछ रिपोर्ट्स जारी की गई हैं, जिसमें पहला जो आपका ये जो एजेंसी न्यूज में रही है उसमें रिपोर्ट्स में जारी की वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2023। तो इसने क्या बताया, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2023 जो जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई, IEA के द्वारा, ठीक है, IEA के द्वारा जारी की गई। इसका रिपोर्ट का प्रमुख बिंदु यह था कि जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति है इसमें जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी को 80 से घटाकर 73% बना दिया जाए, ठीक। अच्छा, इसमें यह भी बताया गया कि जो भी इसके जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्लासेस में, स्टेप्स को ध्यान दीजिएगा, एक बार रिवाइज करिएगा जरूर, ठीक है। तो बताया कि ये गया था कि 2030 तक जो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हमें 80% का योगदान करने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें बात यह की गई कि जो सोलर जो होगा, सोलर का योगदान आधे से अधिक होगा नवीकरणीय ऊर्जा में। अभी इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत जो है वो क्या है, स्वच्छ ऊर्जा टेक्नोलॉजीज का प्रमुख आयातक देश बन चुका है, क्योंकि भारत क्या कर रहा है, अपनी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ा रहा है, ठीक है। पिछले 5 वर्षों में जो भारत है उसकी जो सोलर PV का हिस्सा लगभग 60% है, और ये भी बात है कि भारत के लिए जो AC की डिमांड है उसके लिए बिजली क्या है कि 9 गुना बढ़ने की अनुमान है। अब धीरे धीरे AC की डिमांड बढ़ रही है। इसने जो IEA ने जो है कुछ अन्य रिपोर्ट्स भी जारी की, जैसे ब्रेक थ्रू एजेंडा 2023 रिपोर्ट, ठीक है, इसको IEA ने और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी और UN का जलवायु परिवर्तन उच्च स्तरीय चैंपियन, इन तीनों ने मिलकर जारी किया, ठीक। विद्युत सिक्योर और एनर्जी सिक्योर रिपोर्ट IEA ने ही जारी किया, ठीक। अभी एक बात समझो, विश्व ऊर्जा संतुलन रिपोर्ट किसने जारी किया, IEA ने ही जारी किया। लाइफ पहल के लिए एक पॉलिसी टूल कोट हो गया, या नेट जीरो रोड मैप रिपोर्ट हो गया, विश्व ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट हो गया, ठीक है, या फिर ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य हो गया। ये सारी रिपोर्ट किसने जारी की है, IEA ने ही जारी की है। दूसरी एजेंसी आती है, अभी ऊपर आपने पढ़ा ना, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, जिसको ने ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट भी जारी किया, तो वही न्यूज में है IRNA, ठीक है। ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल एक संगठन है जो करता क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में, और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए ये क्या करता है, संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की स्थापना का जो है इसका कब हुआ था, 2009 में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर याद रखना, बहुत लोग मार दोगे यहाँ पे पश्चिमी देशों में कोई, या स्विट्जरलैंड वगैरह में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है मस्दर सिटी। मस्दर सिटी कहाँ पे है, आबू धाबी में। भारत इसका सदस्य है अरेना का, ठीक है। तो इसने कुछ रिपोर्ट जारी की हैं, उस रिपोर्ट्स को देखते हैं। तो इसने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, ठीक। ये बताया है इस रिपोर्ट में कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रखने की लक्ष्य है वो क्या प्राप्त नहीं है। जो अभी वर्तमान में जो भी प्रतिबद्धताएं चली, यानी भारत, जो भी वैश्विक देश हैं, जो जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी दायित्व बन रहे हैं, अगर उसको निभा रहे हैं, तो वैसे क्या है कि ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो लक्ष्य है उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ग्लोबल का वार्मिंग को रखने का, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब ये बताया गया है कि 2030 तक जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन है उसको 3 गुना करना, और एनर्जी एफिशिएंसी को 2 गुना करने में, या उसके इस पर रिपोर्ट आई है। इसमें अब इस रिपोर्ट में बताया गया है, इसको रिपोर्ट को कब जारी किया गया, तो COP28 में आबू धाबी में जारी किया गया, ठीक है। तो किसने जारी किया, तो COP28 के अध्यक्ष थे, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी थी, और ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंस का जो है इसने तीनों ने मिलकर के इसको जारी किया था। तीसरा आता है ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया, तो इंटरनेशनल एनर्जी जो ऊर्जा एजेंसी, ऊपर आपने वो पढ़ा, एरना ने पढ़ा, और विश्व बैंक ने जारी किया, और WHO ने, चारों लोगों ने मिलकर किया। इस सतत विकास लक्ष्य को आप ध्यान लो 7 को, UPSC में पूछा हुआ, UPPCS में पूछा हुआ सवाल है ये, कि जो सभी के लिए किफ़ायती, विश्वसनीय, संधारणीय और आधुनिक ऊर्जा को प्रदान करने का लक्ष्य है 2030 तक, ठीक है। ये बातें तो अभी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो प्रगति है वो पर्याप्त नहीं है। अन्य रिपोर्ट्स भी इसने जारी की हैं। अब इसमें अन्य रिपोर्ट को छोड़ ही दो, इसमें लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, इसको आप देख सकते हो, बस हो गया। नेक्स्ट वाला जो आपका संगठन न्यूज में है वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। इसको बार बार आप जानते होंगे, बार बार पढ़े होंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, रोम में। रोम में इसका मुख्यालय है, जो कहाँ पड़ता है, इटली का, ठीक है। ये UN की क्या है, स्पेशल एजेंसी है, जो करती क्या है, भूखमरी को समाप्त करने के लिए, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करती है, और 195 इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट इसने कुछ जारी किया। कौन सी रिपोर्ट जारी किया, तो आपको ध्यान ये देना है, कृषि और खाद्य सुरक्षा की आपदाओं पर प्रभाव रिपोर्ट जारी किया, कृषि और खाद्य स्थिति पर सोफा रिपोर्ट 2023। सोफा रिपोर्ट को मैंने पढ़ाया था आपको मंथली मैगजीन में भी, और इस पे भी पढ़ाया था।
एशिया प्रशांत खाद्य सुरक्षा पोषण का जो क्षेत्रीय अवलोकन है ये, और कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाओं की स्थिति, इन सारे रिपोर्ट किसने जारी किया? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया। तो ठीक है, ये वाला पूरा यूनिट हम लोगों ने आज खत्म कर लिया। ठीक, अब हम चलते हैं अपने इंडेक्स की तरफ। तो आप जो मैगजीन का मैं आपको इंडेक्स दिखाऊं, तो इस इंडेक्स में आप देखो कि इसमें मैंने लगभग सभी टॉपिक्स को, ये 8वीं क्लास है, 8 क्लासेस में मैंने जो है आपके सभी टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर दिया है। सिर्फ अब 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं। एक टॉपिक बचा हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट का, दूसरा ज्योग्राफी का, जो आपके प्योर आपके इन्वायरमेंट के टॉपिक तो नहीं है। अब इसको क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को, इसको जो है हम लोग इन्वायरमेंट से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, CDRI हो गया, ठीक है, अनेक प्रकार की जो भौगोलिक जो घटनाएं होती हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी को इंटीग्रेट करके एक क्लास, बस एक क्लास और आपकी लगेगी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका पूरा ये इन्वायरमेंट वाली मैगजीन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग अब लास्ट क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को बस 2 यूनिट पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी। इन्वायरमेंट वाले सारे सेक्शन आज कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हमें सिर्फ पढ़ना है डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब होगी, यानी कल क्लास जो लेंगे हम, उसमें आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे इन्वायरमेंट। और सोमवार से आपकी जो है साइंस एंड टेक की PT 365 पढ़ाने जा रहे हैं। साइंस एंड टेक को, साइंस एंड टेक को सिर्फ 5 दिन में पढ़ाऊंगा, 5 दिन में साइंस एंड टेक खत्म कर दूंगा। और वैसी क्लास कोई अब तक यूट्यूब पे नहीं कराया होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से साइंस एंड टेक आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आम लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।